ये एक ऐसा केस है जो तुम्हें अंदर तक झंझोर के रख देगा। एक भाई ने अपनी 9 साल की बहन को उसका इंतजार करने को कहा। बस यही इंतजार करो, उसने कहा। मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे घर भागना पड़ा। जब वो उस जगह पे लौटा जहाँ उसने अपनी बहन को छोड़ा था तो वो वहाँ से जा चुकी थी। 3 घंटे बाद उनकी माँ को एक सुनसान घर में अपनी बेटी का बॉडी मिला और उन्हें उस लेबल की बुराई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो आज तक समझ से परे है। ये एंग में होंग की कहानी है। 12 अप्रैल 1987 ये मलेशिया के एक बिजी इलाके जेलानिफो में एक ऑर्डिनरी संडे की सुबह थी। 2 सिबलिंग्स 11 साल का एंग यो थियन और उसकी 9 साल की बहन एंग में होंग सुबह लगभग 8:30 बजे एक साथ अपने घर से निकले। वो एक कलरफुल लेयर स्टीम केक खरीदने जा रहे थे जो मे होंग का फेवरेट था। दरअसल मे होंग पहली बार अपने भाई के साथ इस काम के लिए गई थी। वो उस स्टॉल की ओर चल पड़े जहाँ से फैमिली अक्सर केक खरीदते थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वो उस दिन बंद था। इसलिए वो दोनों आगे बढ़े और इसे खरीदने के लिए दूसरे बाजार की ओर चल दिए। चलते चलते थियन को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्हें तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत थी। उसने मे होंग को वहीं रुकने के लिए कहा। मे होंग एक फ्लैट के बाहर उसका इंतजार करने लगी। दरअसल थियन ने उसे कहा था कि वो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगा, इसलिए मे होंग इंतजार करने के लिए मान गई थी। 10 मिनट बाद थियन लौटा, लेकिन मे होंग कहीं भी नहीं मिली। घबराहट फैल गई। थियन ने अपनी बहन का नाम पुकारते हुए पूरे इलाके में उसकी तलाश की। वो बेचैनी से इधर उधर भागने लगा और पूछने लगा कि क्या किसी ने उसकी बहन को देखा है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। वो दौड़कर घर गया और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। पूरा फैमिली उसे ढूंढने में लग गया। 37 इयर्स के एंग फेंग हो और उनकी 38 इयर्स की वाइफ योंग योक चिन पड़ोसी मदद के लिए आगे आए। इलाके के सभी लोग मिसिंग लड़की की तलाश करने लगे। 3 घंटे तक उन्होंने खोजबीन की और हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा डर बढ़ता गया। सर्च करते करते वो अपने घर से सिर्फ 70 मीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहाँ एक खाली 3 मंजिला घर था जो वीरान पड़ा था और लोकल लोगों के बीच नशेड़ियों के गैदरिंग प्लेस के नाम से जाना जाता था। ये ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी देखना चाहते हो। योक चिन ने खाली घर में एंटर किया और उसे अंदर जो कुछ मिला वो उसके फैमिली को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उनकी बेटी का बॉडी एक कमरे में फर्श पर पड़ा था। मे होंग नेकेड खून के तालाब में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसके गले में तार कसकर लपेटा हुआ था। उसके छोटे से बॉडी पर चोट के निशान थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये चोटें किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अटैक करने के कारण लगे हैं। काटने के निशान उसके नेक, चेस्ट, बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स पर कई जगह काटने के निशान दिखाई दे रहे थे। और फिर वहाँ एक लकड़ी की छड़ी थी, लगभग 36 इंच लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा जिसमें 3 कीलें लगी हुई थी और मेटल का एक एक्स्ट्रा पीस उसके बॉडी में जबरदस्ती डाल दिया गया था। उसकी माँ की चीख सुनकर दूसरे लोग दौड़कर आए। फादर अपनी बेटी को लेकर तुरंत जनरल हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। क्राइम सीन पर तुरंत पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे तब तक लोगों की भीड़ पहले ही उस सुनसान घर के बाहर जमा हो चुकी थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पुलिस के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बेहद हानिकारक साबित हुआ। इससे पहले कि ऑफिसर्स इसे ठीक से डॉक्यूमेंट और कलेक्ट कर पाते, ये पॉसिबिलिटी थी कि क्राइम सीन पर मौजूद इम्पोर्टेंट एविडेंस भीड़ के कारण नष्ट कर दिए गए। अगले दिन मेडिकल एग्जामिन से मे होंग के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी सामने आई। उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले उसके साथ रेप हुआ था। जहाँ तक क्राइम सीन पर मिली कीले वाली लकड़ी की छड़ी की बात है तो ये पता चला कि उसका कम से कम 18 इंच का पार्ट उसके बॉडी में घुस गया था, जिससे उसके इंटरनल ऑर्गेन्स फट गए थे और वो सीधे उसके दिल तक पहुँच गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक और चौंकाने वाली खोज की। मे होंग के बॉडी पर कम से कम 8 अलग अलग दांतों के निशान पाए गए थे। हमले के दौरान 8 लोगों ने इस बच्ची को काटा था। ये सोचना ही कितना हॉरिफाइंग है। मे होंग पर किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि एक ग्रुप ने हमला किया था। पोस्टमार्टम से ये भी पता चला कि मरने से पहले मे होंग ने अपने अटैकर्स में से एक को काट लिया था, अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही एक टेरिफाइड बच्ची का एक छोटा सा कोशिश। पुलिस ने इस केस को मर्डर के रूप में क्लासिफाई किया, जिसके लिए मलेशिया में डेथ पेनल्टी की सजा मिलती है। क्राइम सीन से बचे हुए
थोड़े से एविडेंस को इकट्ठा करना शुरू किया गया और पोटेंशियल विटनेसेस से पूछताछ शुरू कर दी। ये क्राइम दिन दहाड़े एक पॉपुलेटेड एरिया में हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि वहाँ गवाह मौजूद हो सकते हैं। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अपराधी पॉसिबली नशे के आदी थे जो सुनसान घर में अक्सर आते जाते थे। पुलिस ने पब्लिकली गवाह से क्रूशियल इंफॉर्मेशन के साथ आगे आने की अपील की। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पॉसिबिलिटी को भी डिसमिस नहीं किया कि अपराधी मेहोंग को पर्सनली जानते हो। आखिरकार मेहोंग के फादर पड़ोस में सेंग ह्योंग नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते थे जो ट्रेडिशनल हर्बल पोर्क रिब सूप परोसता था जो पूरे मलेशिया और सिंगापुर में पॉपुलर है। कुछ ही दिनों में 3 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 ड्रग एडिक्ट्स थे। एक और आदमी जो सेंग रेस्टोरेंट का एक पुराना कस्टमर था जिसे फैमिली जानते थे। पुलिस ने तीनों सस्पेक्ट के दांतों के निशान लिए और इन्हें मेहोंग के बॉडी पर मौजूद काटने के निशान से मैच किया, लेकिन तीनों सस्पेक्ट के दांतों की बनावट उसके बॉडी पर मिले निशान से मैच नहीं किया। कोई एविडेंस न मिलने पर पुलिस को तीनों आदमियों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन को अपनी पहली बड़ी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा था। रियल किलर तो अभी भी बाहर थे। अगले कई महीनों और सालों तक इन्वेस्टिगेशन जारी रही। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा आदमियों को गिरफ्तार किया गया या पूछताछ के लिए बुलाया गया। इवेंचुअली उन सभी को रिलीज कर दिया गया। किसी पर भी कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। 1987 में एडवांस डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की कमी के कारण पुलिस को और भी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा और क्राइम सीन पर मौजूद भीड़ के कारण प्रीसियस फिजिकल एविडेंस का नष्ट किया जाना जिन्हें कभी भी बरामद नहीं किया जा सका। मेहोंग का जन्म लगभग 1978 में हुआ था। अपनी डेथ के टाइम वो 3rd ग्रेड की स्टूडेंट थी। वो 7 बच्चों में दूसरी सबसे बड़ी थी। उसके 3 भाई और 3 बहनें थी। मेहोंग एक शांत और अच्छे बिहेवियर वाली लड़की थी। वो स्कूल में अच्छी थी। टीचर्स और फैमिली ने उसे ओबीडियंट और रिस्पॉन्सिबल बताया। उनका फैमिली वेल्दी नहीं था लेकिन वो कड़ी मेहनत करते थे और वो ऐसे टाइट कम्युनिटी में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेहोंग के रेप और मर्डर की खबर पूरे मलेशिया में तेजी से फैल गई। इस क्राइम की ब्रुटैलिटी ने पूरे नेशन को शॉक कर दिया। पेरेंट्स डर के कारण बच्चों को कहीं बाहर अकेले जाने नहीं दे रहे थे। कंट्री में चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। जो कोई भी किलर्स का इन्फॉर्मेशन देगा उसे 20,000 रिंगिट दी जाएगी। ठीक उसी टाइम एक लोकल चाइनीज लैंग्वेज न्यूज़पेपर को अजीबोगरीब लेटर्स की एक सीरीज मिली। लेटर भेजने वाला गुप्त था लेकिन उसके वर्ड्स चौंकाने वाले थे। उसने क्लेम किया कि वो मेहोंग की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक था। उसने कहा वो ड्रग्स एडिक्ट के एक ग्रुप का पार्ट था जिन्होंने मेहोंग से पहले कई लड़कियों पर हमला किया था और वो सरेंडर करने के लिए तैयार था। वो 30,000 रिंगिट अपने फैमिली के लिए मांग रहा था एज अ सेटलमेंट फी। लेकिन इसके बाद ही 4th लेटर आया जिसमें उसने क्लेम किया कि उसने हर बात झूठ बोला था। इसके बाद फिर कोई लेटर नहीं आया और ये कभी पकड़ा भी नहीं गया। इन सब के बावजूद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। सितंबर 1987 में मेहोंग के डेथ के ठीक 5 महीने बाद 21 साल की फोंग किम की के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी डेथ की सिमिलैरिटीज मेहोंग के केस से मिलता जुलता था। पुलिस का मानना था कि इसके पीछे वही ग्रुप हो सकता है लेकिन बिना एविडेंस के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर 16 अगस्त 1988 को मेहोंग के डेथ के 16 मंथ्स बाद यो थियन की लीवर डिजीज से डेथ हो गई। वो केवल 12 साल का था। अपनी बेटी को खोने के तुरंत बाद अपने बड़े बेटे को खोने से पेरेंट्स पूरी तरह टूट गए थे। 1990 की शुरुआत तक मेहोंग का केस ठंडा पड़ने लगा। केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। हालांकि केस अभी भी खुला हुआ है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने हार नहीं मानी है लेकिन न्यू एविडेंस या गवाहों के बिना वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 2007 में मेहोंग की डेथ के 20 साल बाद 8 साल की नूरीन जैजलीन मलेशिया में लापता हो गई और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। केस की तुलना तुरंत मेहोंग के मर्डर से की जाने लगी। मेहोंग के किलर अभी भी बाहर घूम रहे हैं। 12 अप्रैल 1987 की क्राइम के बाद से 38 साल से अधिक का टाइम बीत चुका है लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। मेहोंग का मर्डर किसने किया?